उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि जीपीएन न्यूज के इस ऑफिस में, स्टूडियो में आपने मुझे बुलाने का काम किया। मैं इसके लिए जीपीएन बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ताकि पूर्णिया में किसी स्टूडियो की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपने ये नया चीज किया है पूर्णिया के लिए। ये तमाम पूर्णिया वासियों का गौरव की बात है और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को कि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। और आप निष्पक्ष बेबाकी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सबसे बड़ा अहम पर्व रक्षाबंधन है, जिस पर मैं तमाम देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आज आदिवासी का जो है विश्व दिवस है, उसके लिए भी मैं तमाम आदिवासी समाज को जोहार करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपाध्याय जी, हम बात शुरू करें आपके पार्टी के और पार्टी के बारे में और कुछ जानकारी लें हम आपसे। इससे पहले एक चीज बताएं कि आपकी पार्टी का जो गठन हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? क्यों पार्टी की गठन करने की आवश्यकता पड़ गई, एक नई पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि पार्टी तो बहुत है बिहार में, फिर एक नई पार्टी क्यों? इसका कारण क्या था? ये सब बहुत माकूल जब क्वेश्चन आपने किया है हमसे, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बिहार की जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, इसमें पहले कांग्रेस ने पीसा, फिर राजद ने पीसा, फिर हमारे ये जदयू और भाजपा ने 20 साल से, मतलब जब से आजादी हुई 78 वर्ष हो गया आजादी का, अभी तक बिहार की जो स्थिति है, 1990 में भी 28वां पिछड़ा राज्य था ये, और 2025 में भी 28वां पिछड़ा राज्य बिहार है। इसलिए हमारे सूत्रधार जो प्रशांत जी हैं, वो राजनीति का काम करते थे और स्ट्रेटजी का काम करते थे। वो बिहार का होने के नाते उन्होंने अपने जीवन की जो भी गाड़ी कमाई की क्षेत्र में किया, उन्होंने देखा कि जिसको हमने मदद किया वो तो हवाई जहाज पर उड़कर चले गए, लेकिन जो लोग हैं उनकी दशा वही रह गई। तो उन्होंने ये सोच के सोचा कि मैं एक बार पूरा अपनी ताकत अपने जिस मिट्टी से हूँ उस मिट्टी के लिए लगाऊं। और उन्होंने फिर कुछ ऐसे लोगों से भी बैठ के विचार किया और फिर ये किया कि नहीं, बिहार में मैं पदयात्रा करता हूँ। पदयात्रा करके उन्होंने कम से कम 5000 गांव जाने का काम किया। 2.5 वर्ष तक निरंतर पैदल चलते रहे और लोगों का जाके ग्रास रूट पर देखा कि क्या स्थिति है माली का, जो 78 वर्ष पूर्व थे, जिसकी अति पिछड़ा का बात करते हैं, दलित महादलित का लोग बात करते हैं कि इनको भीमराव के सपना को साकार करना है और इनको आगे कड़ी में लाना है, वो जहां 78 साल पहले थे आज भी वही है। जिस तरह से मैं इसको बता दूं कैसे है कि आज भी आप देख लीजिए, आदिवासी समाज से 12वीं पास मात्र 5% बच्चे कर पा रहे हैं, तो उनका सपना तो साकार नहीं हुआ। आज हरिजन समाज से मात्र 5% बच्चे 12वीं पास कर पा रहे हैं। ईबीसी समाज से मात्र 27% बच्चे 12वीं पास कर पा रहे हैं। तो आखिर जिसको ऊपर उठाने का बीड़ा लिया था, समतामूलक समाज का स्थापना करना था, वो तो हो नहीं पाया। नहीं, जैसे अभी आपने शिक्षा की बात की कि आदिवासी 5% है, पिछड़े समाज 5% है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? पढ़िएगा तो पास कीजिएगा। अब मान लीजिए कि आदिवासी पढ़ते नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता या उनके लिए स्कूल बंद है। स्कूल में नो एंट्री तो नहीं है उनके लिए। नहीं, वो स्कूल तो आते हैं। हाँ। स्कूल तो आते हैं। हाँ। आज स्कूल आते हैं और वो खिचड़ी खा के चले जाते हैं। तो इसमें सरकार की क्या गलती? सरकार की गलती है ना। आप देख लीजिए ना, पिछले दशक में जो 2 लाख बच्चों का एडमिशन इस बार घट गया, लोगों की रुचि खत्म हो रही है सरकार की स्कूल से। तो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। आपकी पार्टी सबको घर से पकड़ के लाएगी? घर से नहीं पकड़ के लाएगी, मेरी पार्टी वो समुचित व्यवस्था करेगी ताकि गार्जियन की रुचि, हाँ मैं बता रहा हूँ, गार्जियन की रुचि पढ़ाने पर रहे बच्चों का। आज तो गार्जियन समझ रहे हैं कि पढ़ाई होती ही नहीं है, बस वो वहां पर गया, खिचड़ी खाया और घर चला आया। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो आज कुकुरमुत्ते की तरह विद्यालय खुला हुआ है, हर पंचायत स्तर पर विद्यालय, कि पंचायत में 2-2 विद्यालय है, तो हमारी जब सरकार बनती है तो तुरंत हम तो नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन हम ऐसा करेंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अंतिम पायदान पर हैं, उनकी समुचित व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में करेंगे। जो सरकारी स्कूल पर हम 66,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं एक साल में,
अमूमन 2892 रुपया एक बच्चे पर पड़ता है 1 साल का। तो मोटा मोटी 3500 4000 में प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाती है। तो आपका उद्देश्य ये है हम्म। कि जो सुविधा या जो कमाई सरकार के स्कूल को होना चाहिए था, वो पैसा आप प्राइवेट आदमी को दे रहे हैं, प्राइवेट आदमी का जेब भरने का काम कर रहे नहीं, हैं। तब तक मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। अभी आपने बोला कि एक दिन में होगा नहीं, 5 साल भी अगर मान लीजिए लगा दिया आपने, हाँ, तो 5 साल में आप करोड़ों रुपया आप एक प्राइवेट आदमी को दे दीजिएगा। प्राइवेट को नहीं दे रहे। जिस प्राइवेट से आज एक प्रतिनिधि जो हमारे वार्ड मेंबर तक हैं, वो भी चाहते हैं मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। किस लिए चाहते हैं? वो पढ़ाई तो होती है ना। नहीं, बात वो नहीं है। हाँ। बात वो नहीं है। देखिए उपाध्याय जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल है, वो चाहता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, ये उसकी मर्जी। अब सरकार कह रही है कि नहीं, तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, सरकारी में हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकारी में टीचर नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। तुम प्राइवेट में पढ़ो, तुम्हारा पैसा हम देंगे। ये तब तक हम देंगे जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाए। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बहाने से आप तो प्राइवेट टीचर को या प्राइवेट स्कूल को कमाई करवा रहे हैं। क्यों नहीं आप टीचर को टाइट करें कि भाई तुम पढ़ाते क्यों नहीं हो? ये क्यों नहीं करते? मैं उसमें जो मेधावी छात्र है, मैं उसके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। उसके बाद बाकी जो स्कूल में 50,000 55,000 रुपया मैं टीचर को दे रहा हूँ, उसको तब्दील करूंगा कड़ी व्यवस्था से, ताकि वो 100% शिक्षा दे बच्चों को। तो फिर आपको प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कल तक एक दिन में नहीं कर पाऊंगा ना पूरे सिस्टम को ठीक। उसमें टाइम तो लगेगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना टाइम तो लग जाएगा। तब तक बच्चे तो सफर कर जाएंगे हमारे। ठीक है, आपकी पार्टी का मुख्य विचारधारा क्या है और लक्ष्य क्या है? आप विचारधारा, 2 मुख्य विचारधारा बता दीजिए आप क्या है, और 2 लक्ष्य बता दीजिए जो सबसे टॉप हो। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि बेहतर शिक्षा हो। यदि आपके पास सरस्वती आ जाती है तो लक्ष्मी धीरे धीरे आ ही जाएगा। ठीक है। जो आज सरस्वती से बिहार पिछड़ रहा है, जो 28वां पिछड़ा राज्य बना हुआ है, तो पहला ये हुआ। दूसरा हुआ कि हमारे लोगों को जो रोजी रोजगार, जो पलायन की बात है, ये पलायन न होके हमारा नजदीक में रोजगार मिले, प्रखंड स्तर पर मिले, जिला स्तर पर रोजगार मिले, ताकि वो अपने घर परिवार को समुचित ढंग से चला पाए। अच्छा, तो ये जो अभी आपने बताया, इसमें प्रायोरिटी क्या है आपकी? शिक्षा या दोनों प्रायोरिटी? पलायन रुकेगा तो वो अपने बच्चे पर ध्यान देंगे, गार्जियन भी अपने बच्चे पर ध्यान देंगे, तब बच्चा उनका आगे निकलेगा। क्योंकि वो रोज जज करेंगे अपने बच्चों को कि किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। आज वो चले जाते हैं पंजाब, दिल्ली या अन्य राज्यों में पलायन करके, तो उनका मानसिक रूप से दिमाग में ये रहता है कि हम अधिक से अधिक किसी तरह अपने श्रम करके अधिक पैसा कमा के लाएं और अपने परिवार को चलाएं। तब तक बच्चे उनका गार्जियनशिप से बेहात हो जाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता है। 15 साल के बच्चे जब हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं है, तो फिर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, जिसके चलते 12वीं पास नहीं हो पा रहा है बच्चा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आते हैं यहाँ पर, या आपके जो भी बड़े लीडर हैं, हर एक मंच से उनका बस एक ही मतलब पॉइंट होता है हर एक मंच पर बोलने का, ये जो 4-5 मुद्दे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि लिखित में अभी तक क्या आया पब्लिक के सामने में? क्या आपका मैनिफेस्टो आ गया? मैं तो अभी परिवार लाभ कार्ड बना रहा हूँ। हमारे परिवार लाभ कार्ड बनाना एक अलग चीज है। उसका मैनिफेस्टो हमारा है कि 12,000 रुपये की आपकी नौकरी होगी, 10 से 12,000 की नौकरी होगी, 2,000 रुपया प्रति माह आपके माँ को, 2,000 रुपया अपने पिताजी को पेंशन मिलेगा, 4,000 हो गया। और 2,500 रुपया जो मनरेगा का फसल, मनरेगा के लिए मिलता है लेबर को, तो वो पैसा मैं डायरेक्ट किसान को दूंगा। किसान उस लेबर से काम कराएंगे और उन्नत फसल उपजाएंगे, सब्जी की खेती करेंगे, जो अधिक से पैसा वाला खेती करेंगे। अभी तो भोजन वाली खेती किसान करते हैं कि धान गेहूं उपजा लेते हैं, उससे जो होना है हो जाए, लेकिन वो फिर पैसा वाली खेती करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये संभव है बिहार में ऐसा करना कि सब आदमी हमारे खेत में? ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक फॉरेन फार्मर कल्चर है। बिल्कुल ठीक है। भारत में तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आप बिल्कुल। जिस गाड़ी से, जिस ट्रेन से आज श्रमिक पलायन करके यहाँ से अन्य प्रदेश जा रहे हैं, उस तरह से
हमारी उस ऐसी ट्रेन से सब्जियां दूसरी जगह बिकेगी जहाँ 100 रुपया नहीं, सब्जी तो बिक रहा बिकेगी है। तब ना जब हाँ। पैदा होगी। अभी हाँ। तो आप मनरेगा की बात जो हाँ, की है, तो आपका मनरेगा का जो हमने सुना है, अगर मैं गलत हो तो आप हमको बताइएगा। मनरेगा में आपने ये बोला कि जो पहले तो मनरेगा में था मिट्टी भरो, मिट्टी काटो, ये करो, वो लेबर 100 दिन खेत में काम करेगा। 120 दिन की गारंटी है मनरेगा में लोगों को, ठीक है। 120 दिन का पैसा आपको सरकार देगी। हम्म, तो होता क्या है, 120 दिन एक दिन काम नहीं होता, काम जेसीबी से होता है और फर्जी रूप से उस लेबर का पैसा उठा के बंदर बांट किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस पैसा को हम समुचित जगह देंगे कि किसान उस लेबर से काम करा सके और उसको समुचित पैसा दिया जाए। कभी तो उसके पैसा को बंदर बांट कर दिया जाता है कि तुम तो काम नहीं किया, तुम इतना पैसा ले लो, बाकी पैसा हम निकाल लेते हैं। तो किसान सोचता है कि, मजदूर सोचता है कि ये पैसा हमको फ्री का मिल रहा है, लेकिन पैसा तो कहीं कहीं हमारा ही जा रहा है ना। आज कफन में जेब नहीं होता है, लेकिन उस पर भी जीएसटी है, साबुन में जीएसटी है, हम जैसे उतरते हैं तो जीएसटी, मेरे ही पैसे चीज है, उस पर चर्चा आप नहीं करेंगे। जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप मॉनिटर कैसे करेंगे। अभी जैसे आपने कहा कि जेसीबी से हो जाता है और बाकी वो पेपर पर बन जाता है, बिल बन जाता है उसका। आप कैसे मॉनिटर करेंगे पूरे बिहार में कि जो मनरेगा के जितने लेबर का पैसा आपने दिया 100 दिन के काम का, वो वाकई में उसने काम किया और वो पेपर पर ही काम नहीं किया, सिर्फ तो जमीन पर जैसे ही वो पैसा मैं तब किसान को ट्रांसफर करूंगा एकड़ के हिसाब से, किसान तो स्वतः लेबर के ऊपर चढ़ के काम कराता है। लेबर समुचित काम करेंगे और उसको समुचित दिहाड़ी मिलेगा, जो रोजी रोजगार के लिए दिहाड़ी दे देंगे लेबर को। आप दिहाड़ी का क्या है आपका? जो 399 रुपया सरकार का फिक्स है, 399 रुपया उसको 8 घंटे का मिलेगा। आपको पता है कि खेत में 399 में काम नहीं करेगा कोई भी आदमी। आप भी किसान हैं, हाँ, मैं भी किसान। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक डेवलप होगा ना। ये जो परिपाटी बनी हुई है कि सरकारी पैसा है, ये उस लेबर को मालूम नहीं है, मजदूर को मालूम नहीं कि ये मेरा ही पैसा है। उसके दिमाग में तो ये बैठा रहा है कि मैं आपको 100 दिन का जो 40,000 रुपया दे रहा हूँ, ये मुफ्त दे रहा हूँ, तुम 5,000 पकड़ो, बाकी पैसा इधर हम समेट लेते हैं। तो वो पैसा कहीं न कहीं हमारे किसानों तक जाएगा, तो किसान हमारे लाभ कमाएंगे और उस लेबर से समुचित, जिस लेबर के अभाव में काम नहीं करा पाते हैं, लेबर को समुचित मजदूरी नहीं मिलती है, तो लेबर तो पलायन कर जाते हैं। तो 399 रुपया तो समुचित मजदूरी नहीं है ना। लेबर का खेत में काम करते 500 रुपया से कम कोई नहीं लेता। ठीक है, 500 दिया जाएगा तो किसान और अपने जेब से देंगे, किसान अपने जेब से देंगे। ये बात सही है, ये बात सही है। ये जनता जो बिहार की है, ये कई पार्टियों में तब्दील है, बिल्कुल, है ना। कोई एनडीए अलायंस में है, कोई इंडिया अलायंस में है, मेन तो 2 ही पार्टी है। अब ये आप जो आए हुए हैं, तो जनता को आप कैसे भरोसा दिला रहे हैं या दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जो पार्टी है वो बाकी दोनों से बेहतर पार्टी है? कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं जनता को, या करेंगे? मेरा मैनिफेस्टो में साफ साफ बताना है, साफ साफ बताता हूं पब्लिक से चल के कि आप जब देखते हैं कोई एक पेशेंट भर्ती होता है हॉस्पिटल में, और जब डॉक्टर बोलता है कि अब इसको घर ले जाइए, अब इसका इलाज नहीं है, तो फिर पेशेंट वाले बोलते हैं, अटेंडेंट बोलते हैं, कोई उपाय लगाइए डॉक्टर साहब जिससे मेरा पेशेंट रिकवर हो जाए। तो फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, एक ऐसी दवा आई है जिसको मैं लगाता हूं, उम्मीद रखिए कि 5%, 10% रिकवर हो सकता है। तो फिर ये अटेंडेंट बोलता है, बिल्कुल सर, भगवान है, आप लगाइए। तो यदि आपको 3-4 पार्टी जिसका आपने नाम बताया, एनडीए, यूपीए, जो भी गठबंधन है, तो उसको तो आप देख चुके हैं इस 40 साल में। तो एक बार 5% भी अगर आपको मेरे पार्टी पर भरोसा है, तो एक 5 साल के लिए आप लगाइए अपनी ताकत, अपनी वक्त। तो दोस्तों, देखा अभी हमने बात की अमरनाथ उपाध्याय जी से, इनकी पार्टी के बारे में और इनके राजनीतिक लक्ष्य क्या है इनकी राजनीति में, इसके बारे में बात की हमने। प्रशांत किशोर जी के बारे में भी बात की और ये भी हमने जानने की कोशिश की कि इनका ये किस प्रकार से बिहार में परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, इनकी योजना क्या है, इसके बारे में भी हमने बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कमेंट करते हैं तो हम उसको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए प्रोत्साहन होता है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।